इज एजिमिलेशन? एजिमिलेशन क्या है? हमने सोशल इंटरेक्शन के प्रोसेसेस का पढ़ना शुरू कर दिया था कि व्हाट आर सोशल इंटरेक्शन प्रोसेसेस, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन के प्रोसेसेस में कंपटीशन को पढ़ा कि व्हाट इज कंपटीशन। कंपटीशन के बाद फिर हम कन्फ्लिक्ट की तरफ गए, ठीक है। कन्फ्लिक्ट के बाद हम फिर कॉपरेशन की तरफ गए, ठीक है। और कॉपरेशन के बाद हमने अकोमोडेशन पढ़ा कि व्हाट इज अकोमोडेशन। फिर उसके बाद हम अकोमोडेशन के बाद हमने मूव ऑन किया एजिमिलेशन की तरफ, ठीक है। एजिमिलेशन चूंकि थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह चुका था, इसलिए उसको हम दोबारा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और जो लोग कल अटेंड सही तरीके से नहीं कर पाए थे, ठीक है, वो भी उन्होंने भी दोबारा ज्वाइन किया। तो assimilation, what is assimilation? Assimilation is the mixing of people together, influence both culture, then they adopt and merge and belong to one culture known as assimilation. Assimilation का एक ऐसा प्रोसेस है कि ये एक इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस है। इसको आप इंटरमिक्सिंग का प्रोसेस कह सकते हो, इसको आप अमलगमेशन का प्रोसेस कह सकते हो, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा डाइवर्स बैकग्राउंड के कल्चर आपस में क्लोज आते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं, क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, तो वो यूजुअली क्या करते हैं, वो दोनों आपस में ब्लेंड कर जाते हैं, आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक नए कल्चर के तौर पर नजर आते हैं, एक नए पर्सनैलिटी के तौर पर नजर आते हैं, एक नए एटीट्यूड और बिहेवियर के तौर पर नजर आते हैं। तो एजिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटरमिक्सिंग होती है या इंटर ब्लेंडिंग होती है या मर्जर होता है दो या दो से ज्यादा कल्चर्स का, दो या दो से ज्यादा ख्यालात का, दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस का, या दो या दो से ज्यादा कल्चरल बैकग्राउंड्स का, ठीक है। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्योंकि जब भी हमने पढ़ा है, हमने एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी के बारे में पढ़ा, तो एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी में हमने पढ़ा था कि कैसे हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी से लोग मूव ऑन हुए, ठीक है। फिर हॉर्टिकल्चरल टाइप ऑफ सोसाइटी की तरफ आए, फिर पेस्टोरल टाइप ऑफ सोसाइटी की तरफ आए, फिर वहां पर हॉर्टिकल्चर और पेस्टोरल दोनों आपस में एसिमिलेट हुए और एज अ रिजल्ट हमारे पास एग्रीकल्चरल टाइप ऑफ सोसाइटी नजर आया, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर टाइप ऑफ सोसाइटी के बाद हमने फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी देखा, फिर इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ सोसाइटी देखा, और आज हम देखते हैं हमारे पास जो कैपिटलिस्ट टाइप ऑफ सोसाइटी है वो एक एसिमिलेटेड टाइप ऑफ सोसाइटी है, जहाँ पर एग्रीकल्चर भी चल रहा होता है, इंडस्ट्रीज भी चल रही होती हैं, फ्यूडलिज्म भी चल रही होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला प्रोसेस होता है। देयर फॉर वी कॉल इट एजिमिलेशन। इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस के जरिए से माशरा गुजरता है, कोई कल्चर गुजरता है, ये माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक हर जगह पर हो सकती है, ठीक है। तो ये स्लो प्रोसेस है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि आइडियाज के मिक्स होने में, आइडियाज के मर्ज होने में बहुत सारी चीजें अपना किरदार अदा करती हैं। उसमें देखते हैं कि कौन सा इलाका जो है ना, या कौन से लोग सोशल चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, कौन से इलाके या कौन से लोग सोशल चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, और इसमें मुख्तलिफ कल्चरल वेरिएबिलिटी एंड द राइवलरीज टेंड टू डिसअपीयर। यहाँ पर क्या होते हैं, जैसे हमने कहा है ना कि हर कल्चर में कुछ कल्चरल वेरिएबिलिटीज होती है। इफ यू रिमेंबर, हमने डिस्कस किया था कल्चर वेरिएबिलिटी में कि कैसे एक कल्चर दूसरे कल्चर से मुख्तलिफ होता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस होती हैं कल्चर्स में, या दो ट्राइब्स के दरमियान जो राइवलरीज होती हैं, या जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, या डिफरेंसेस ऑफ लाइफस्टाइल होते हैं, या कोई भी इस तरह की जो डिफरेंसेस होती हैं, वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। अकोमोडेशन में हमने ये डिस्कस किया है कि दे को एग्जिस्ट, दे आर एडजस्टेड, दे आर कूल डाउन, बट दे एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एसिमिलेशन में वो दोनों मर्ज हो जाते हैं और उनके अंदर वो डिसअपियरेंस आ जाती है, जो डिफरेंसेस होती हैं वो खत्म हो जाते हैं और लोग उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारे अक्सर माशरे में आपने देखा होगा, एक्सोगेमी इज ऑब्जर्व्ड इन सच एसिमिलेशन वेयर हेट्रोजेनिटी एग्जिस्ट। देखिए, जहां पर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आते हैं, हेट्रोजेनिटी का मतलब है डिससिमिलरिटीज। जब डिफरेंसेस आती हैं, जब डिससिमिलरिटीज किसी इलाके में आती हैं, तो यूजुअली क्या होता है, वो फिर एक्सोगेमी होती है। जैसे हमने कल भी मिसाल में से हमने डिस्कस किया कि अगर दो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आपस में शादी करें, तो वो क्या करते हैं, वो अपने दोनों डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर होते हैं या जो डिफरेंट आइडियाज होते हैं, उनको क्या करते हैं, ब्लेंड कर देते हैं,
मर्ज कर लेते हैं और वो उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, और एक नया, मतलब एक अमलगमेटेड, एक एजिमिलेटेड टाइप ऑफ कल्चर अपने अपने और अपने फैमिली में और अपने बच्चों को वो प्रोवाइड करते हैं। तो एजिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफरेंसेस खत्म हो जाते हैं, और दो या दो से ज्यादा कल्चर, या दो से ज्यादा रिवायात, दो या दो से ज्यादा आइडियोलॉजीज, वो सारे आपस में मर्ज हो जाते हैं, एंड दे रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ new culture, new society, and new community. I hope the introduction is clear now. Clear to everybody? Please drop me a single yes ताकि हम आगे जा सकें। आप लोग yes बोलने में भी बहुत कंजूस हो यार। ओके, डेफिनेशंस वही चीजें दोबारा जो इंट्रोडक्शन में हमने बात की है, उन्हीं चीजों को डेफिनेशंस उनको मजीद सपोर्ट करते हैं कि द फ्यूजन ऑफ डाइवर्जेंट हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड आइडियाज ऑफ टू और मोर गैप्स इनटू अ ग्रुप सेट, ठीक है, ये इनटू अ कॉमन सेट ऑफ हैबिट्स, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ जो हैबिट्स होती हैं, डिफरेंट हैबिट्स होती हैं, एटीट्यूड्स होती हैं, आइडियाज होते हैं, जब वो मर्ज होते हैं और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉमन सेट ऑफ हैबिट्स, मतलब वो दोनों आपस में मर्ज होते हैं और एक ऐसी आइडिया को डेवलप करते हैं, एक ऐसे एटीट्यूड को डेवलप करते हैं जिसमें एक कॉमन हैबिट डेवलप हो जाती है, कॉमन आइडियाज डेवलप हो जाते हैं। सो दिस इज assimilation, मतलब वो दो या दो से ज्यादा आइडियाज आपस में मर्ज हुए एंड रिजल्टेड इनटू द न्यू आइडिया, ठीक है। ये इस तरह है जैसे हम अक्सर ग्रुप स्टडीज करते हैं। तो ग्रुप स्टडीज में क्या होता है, एक बंदा एथनोसेंट्रिक होता है, एक बंदा जीनोसेंट्रिक होता है, या एक बंदे का एक पॉइंट होता है, दूसरे बंदे का दूसरा पॉइंट होता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, उन दोनों के आइडियाज जब आपस में मिक्सअप होते हैं तो हमारे पास एक नया वेल रिफाइंड आइडिया हमारे पास डेवलप होता है, ठीक है। इसकी सिंपल मिसाल ये ले लेते हैं कि आज हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, हमने पॉपुलेशन ग्रोथ या ओवर पॉपुलेशन की बात की। तो हम देखते हैं कि यार पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये एक बहुत कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है, जहां पर हमारी स्टेट ऐसी पॉलिसीज बना रही है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, वन चाइल्ड पॉलिसी और टू चाइल्ड पॉलिसी को। अब ये देखिए, ये एक बंदे का माइंडसेट है, ये वो चीजें हैं जो मैंने और आपने लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस की। लेकिन रिसेंटली फ्यू डेज बैक हमारा एक सेमिनार हुआ, इस्लामाबाद से लोग आए थे, हमारे पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने बहुत जबरदस्त इसके ऊपर अपने ओपिनियंस डिस्कस किए। उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ चीजों में हमें ये देखते हैं, क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ हम चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हमारी हमारी यूएनएसपी, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, हमारे पाकिस्तान की तरफ से ऐसे पॉलिसीज बनाए जा रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है? तो उसने कहा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि स्टेट इसको ऑन करती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या क्रिटिकल एनालिसिस में हम देखते हैं तो एनएफसी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, नेशनल फाइनेंस कमीशन। इसमें पाकिस्तान, इसमें बलूचिस्तान को तकरीबन 5 पॉइंट समथिंग परसेंट मिलता है। ये इस तरह होता है कि जो पूरा मुल्क जो रेवेन्यू जनरेट करता है, जनरेट करने के बाद विफाक के पास वो सारा पैसा जमा होता है, और विफाक पे कुछ खास परसेंटेज के मुताबिक, पॉपुलेशन के मुताबिक क्या करता है, वो अपने सूबों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पॉपुलेशन के जरिए से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो इसका मतलब तो ये है कि हर बंदा यही चाहता होगा कि उसके इलाके में या हर प्रोविंस यही चाहता होगा कि वो अपने एनएफसी अवार्ड को या अपने फाइनेंशियल कैपिटल को बढ़ाने के लिए वो क्या करें, वो अपने पॉपुलेशन को बढ़ाए। ऐसे ही है ना। इसी तरीके से हम देखते हैं हमारी जो सिर्फ फाइनेंस की कमीशन के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हमारी सीट्स की एलोकेशन होती है, एमएनएज की सीट बनती है, एमपीएस की सीट बनती है, सेनेटर्स की सीट बनती है, वो भी तो सारी पॉपुलेशन की बुनियाद पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो ये कह रहे थे, और उसका पॉइंट बिल्कुल वैलिड था अगर आप क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कि भाई हर कोई, जब आप डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स की एलोकेशन, वो तमाम आप पॉपुलेशन की बुनियाद पर करते हैं, तो हर कोई चाहेगा कि उसके इलाके की या उसके सूबे की आबादी बढ़े ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज मिल सके, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पर
बलूचिस्तान विच मेक्स ऑलमोस्ट 44 to 46% ऑफ ओवरऑल पाकिस्तान, ठीक है। पॉपुलेशन के मुताबिक जो है ना, हमारी टोटल पॉपुलेशन 1,23,44,520 है लास्ट सेंसस के मुताबिक, और हमें मिलता इतना थोड़ा सा है। ज्योग्राफी के मुताबिक हम 44 to 46% बना रहे हैं, आबादी के मुताबिक हम हम बहुत लिमिटेड जो है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम बलूचिस्तान वाले तो यही कोशिश करेंगे ना कि हम आबादी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ताकि हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा है। बेशक भाई हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है, हमारे पास जमीन भी ज्यादा है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज भी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास फाइनेंस कम आ रहा है। तो ये चीजें हैं। देखिए, जब आप एसिमुलेशन के पॉइंट में, इसलिए मैंने आपके सामने ये डिस्कस करना चाहा कि एक तो सबसे पहले पॉपुलेशन क्या हो सकता है, कभी कभार आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो क्रिटिकली एनालिसिस में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं कि भाई एक तरफ आपकी स्टेट पॉलिसी बना रहे हैं, वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसीज, और सेमिनार्स कर रहे हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं कि भाई कंट्रासेप्टिव इस्तेमाल करें, ये करें वो करें। ऑन द अदर हैंड आपने सारी रिसोर्स की एलोकेशन पॉपुलेशन की बुनियाद पे की गई, तो ये तो अनबायस्ड, ये तो बायस्ड ओपिनियन हुआ ना, कि मतलब आप किसी न किसी की तरफ ले रहे हैं। तो अगर आपने इस तरह करना है तो आप कोई न्यू पॉलिसी लेकर आए जिस पर आप पॉपुलेशन से हट कर रिसोर्स एलोकेशन करें, ताकि लोग फिर उस, अभी मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा हमारे पॉलिटिशियंस हर जगह पर सेंसस का रिपोर्ट आता है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा, कंस्टिट्यूएंसी की डिमार्केशन जब की जाती है उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई कम आबादी वाले इलाके मेरे हिस्से में आए और ज्यादा आबादी वाले इलाके किसी और के इलाके में आए, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती है, ये चीजें फिर क्रिटिकल एनालिसिस में सामने आती है। तो जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ गए, वहां पर जब पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के जो लोग हमारे पास मौजूद थे, ठीक है, तो क्या हुआ, ये जब दोनों पॉइंट आपस में मर्ज हुए, तो आज जो मेरी मेंटेलिटी पॉपुलेशन के हवाले से है वो एक एजिमुलेटेड टाइप ऑफ जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हुआ। तो ये क्या होता है, एजिमुलेशन का ये प्रोसेस, ये फायदा होता है कि ये जो है ना इंसान की डेवलपमेंट करता है या ग्रोथ करता है। यस, इट वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है, कि इट वाज वी वर अनएबल टू गवर्न इट। तो ये चीजें आप क्या करते हैं, एसिमिलेशन बेसिकली यहाँ पर डिस्कस मैंने इसलिए करना चाहा कि आपके एक नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो। दूसरा ये कि क्रिटिकल एनालिसिस में आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एसिमिलेशन को दोबारा देखते हैं कि जब मुख्तलिफ आइडियाज होते हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, जब वो आपस में बाइंड करते हैं, फ्यूज करते हैं, इन्फ्यूज करते हैं, और रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ग्रुप, ठीक है, और वो एक यूनिफाइड ग्रुप होता है, तो उसे हम मैक एंड यंग के मुताबिक एजिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। एजिमिलेशन मींस dissimilar individuals or groups which become similar by removing their cultural differences। मतलब वो अपने cultural differences, वो अपने sectarian differences, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, इसकी सिंपल मिसाल देते हैं, ठीक है, कि जब भी हम एथनोसेंट्रिज्म की बात करते हैं, हमारे मजहब पर, हमारे रसूल पर, हमारे नबी पर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है, कोई डिफेमेशन करता है, या कोई भी इस तरह का जो है ना काम करता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने मजहब को प्रोटेक्ट करने के लिए, हम अपने नबी की शान को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एजिमुलेटेड टाइप ऑफ सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे सोसाइटी में बेसिकली कितने डिफरेंसेस मौजूद है, सेक्टेरियन डिफरेंसेस है, लिंगुअल डिफरेंसेस है, अच्छा, कास्ट की बुनियाद पर डिफरेंसेस हैं, क्रीड के मुताबिक डिफरेंसेस है, लेकिन जब इस तरह की बात आती है तो हम सारे क्या होते हैं, हम सारे लोग आपस में अपने डिफरेंसेस को खत्म कर देते हैं और एक यूनिफाइड ग्रुप के तौर पर सामने आते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने रिलीजियस आइडियोलॉजीज को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एजिमुलेशन हुआ। तो निमकॉफ भी यही कहता है कि एसिमिलेशन मींस डिसिमिलर इंडिविजुअल्स ये आपस में मर्ज हो जाते हैं और अपने कल्चरल डिफरेंसेस को भूल जाते हैं, और एज अ रिजल्ट एक नए ग्रुप के तौर पर सामने आते हैं, दैट इज मोर यूनिफाइड, दैट इज मोर क्लोजर, विदाउट हैविंग दैट dissimilarities, ठीक है। The process where attitude of many persons are united and developed into a unified groups। बुगार्डिस भी उसी चीजों को डिफाइन करता है। सो आई होप एजिमुलेशन इंट्रोडक्शन इसका क्लियर है और डेफिनेशन भी क्लियर है। इफ यस, प्लीज ड्रॉप मी यस ताकि हम आगे जाए। ओके, फॉर्म्स ऑफ एजिमुलेशन। एजिमुलेशन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। एजिमुलेशन से बहुत सारे हमारे पास फवायद आते हैं। सबसे पहला हमारा ये हो जाता है कि
ब्रॉडर सेंस हो जाता है। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम नैरो टाइप ऑफ सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम अपने एथनोसेंट्रिक होते हैं, हम अपने चीज़ों को हमेशा सुपीरियर कहते हैं, दूसरों की चीज़ों को इंफीरियर समझते हैं। तो जब एसिमिलेशन आ जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो सेंस होता है, जो थिंकिंग होती है, जो आइडियोलॉजी होती है, वो ब्रॉड होना शुरू हो जाती है। इसकी सिंपल मिसाल ये ले ले, जैसे एक शख्स है वो पाकिस्तान में रहता है और खसूसी तौर पर वो बलूचिस्तान में रहता है, तो वो ओपननेस के मुताबिक वो फ्रीडम को अपने सामने जब रखता है तो वो फ्रीडम को कुछ इस लिहाज से देखता हो कि ठीक है यार, कोई इंसान, कोई फीमेल है, वो एजुकेशन हासिल करना चाहती है, वो जो है ना, ये उसके लिए फ्रीडम है। लेकिन वो जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता जब वो आगे जाता है, वो माइग्रेशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको पता चलता है कि यार यहाँ पर जो फ्रीडम है वो फ्रीडम इज मच मोर देन गेटिंग एजुकेशन, ठीक है, कि तालीम के अलावा ड्रेसिंग, उठना बैठना, काम करना, इनकम जनरेट करना, तो ये तमाम चीजें क्या आ जाती हैं। तो ये क्या हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो माइक्रो लेवल से मैक्रो लेवल तक उसका सेंस ब्रॉड होते जाता है। ये ऐसे ही है जैसे हम देखते हैं कि हम जब व्हेन अ चाइल्ड गेट्स बर्थ, ठीक है, तो उसकी मेंटेलिटी बहुत बच्चों जैसी होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बड़ा होना शुरू करता है, वो एक जो है ना एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाता है, तो हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसका सेंस भी क्या होता है, ब्रॉड होता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑन करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से इंसान जो है ना बहुत ज्यादा एक डेवलप्ड फॉर्म और ग्रोथफुल और एक बहुत ज्यादा यूनिफाइड सिस्टम में परवान चलता है, ठीक है। जैसे अ माइग्रेंट एडॉप्ट्स टू न्यू पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एक माइग्रेंट होता है वो मूव ऑन करता है और नए पर्सनैलिटी ट्रेट्स को अडॉप्ट करता है, तो इसको भी हम एसिमिलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप चले जाते हो किसी दूसरे मुल्क में, वहां पर स्कॉलरशिप पे चले जाते हो, पढ़ने लिखने चले जाते हो, काम करने चले जाते हो, लाइफ लाइफ सेट गुजारने चले जाते हो, तो आप वहां पर क्या करते हो, वहां के आइडियाज को सीखना शुरू कर देते हो और उनको फिर इनकॉर्पोरेट करते हो अपने पर्सनैलिटी में। तो ये भी एसिमिलेशन का प्रोसेस है। न्यू पैटर्न ऑफ लाइफ इन चेंज इन्वायरमेंट, अक्सर क्या होता है हमारे पास, हमारी इन्वायरमेंट, ये एजिमुलेशन जरूरी नहीं है कि हम जो है ना सिर्फ फिजिकल चीजों के साथ करते हो, इट एग्जिस्ट इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं ना कि मैं मिसाल देता हूँ कि व्हेन आई वाज अपॉइंटेड, ठीक है, जब मैं फेडरल गवर्नमेंट, मैंने पहली जॉब जब मैंने ज्वाइन की, तो मेरी इस्लामाबाद के बाद दूसरी पोस्टिंग मेरी मुल्तान में हुई। आई वॉज द सिटीजन ऑफ कोयटा। कोयटा का इन्वायरमेंट, कोयटा के लोग, कोयटा का मौसम हमें सूट करता है, लेकिन एज आई वेंट टू मुल्तान, अभी वहां पर मुल्तान का मौसम इंतहाई गर्म, ठीक है, वहां के लोग अलहदा किस्म के लोग, वहां की लैंग्वेज अलहदा किस्म की लैंग्वेज, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुए, आई गॉट यूज टू इट, मैंने उस एनवायरनमेंट में अपने आप को क्या किया, मोल्ड किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर आप इस तरह, यहाँ पर एक आप इंग्लिश का एक कोटेशन वो नहीं कहते कि डू इन रोम एज एज रोमन डू, ठीक है। तो ये इसी तरह होता है कि हम क्या करते हैं, जब हम उस माशरे में चले जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, वहाँ के टोपोग्राफिकल फैक्टर्स को, वहाँ के डेमोग्राफिकल फैक्टर्स को, वहाँ के सोशल फैक्टर्स को आहिस्ता 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 हम अपने लाइफ में इंकॉर्पोरेट करना शुरू कर देते हैं। एंड व्हेन आई हैड द सर्विस ऑफ ऑलमोस्ट 1 ईयर इन मुल्तान, तो जब मैं यहाँ पर बलूचिस्तान में आता था तो यहाँ पर अगर इंतहा की लोगों के लिए गर्मी होती थी, दैट दैट गर्मी डिड नॉट फील टू मी, ठीक है। तो क्या होता है, ये एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। आइडियाज मेरे कोयटा वाले थे, लेकिन वहाँ का मौसम का जो फर्क आया, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पास एसिमिलेशन। और ये प्रोसेस जैसे मैंने आपको कहा, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को अगर जब डिफरेंसेस ज्यादा होती हैं तो ये प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होता है, और जब डिफरेंसेस कम होती हैं तो ये प्रोसेस फिर बहुत आसान हो जाता है। इसकी सिंपल मिसाल ये ले लें कि अगर दो 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 लोगों की आपस में शादी हो रही है, ठीक है, अगर वो दोनों पश्तून हैं, अगर उनके ट्राइब्स डिफरेंट हैं, तो ट्राइब्स में जो है ना इतनी ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होती, तो वो क्या हो जाते हैं, उनके दरमियान जो एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है वो आसान होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डिफरेंसेस इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट लैंग्वेजेस वालों की शादी होती है जिनके बिल्कुल कल्चर ही मुख्तलिफ है, तो वहां पर एसिमिलेशन का प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि उनमें डिफरेंसेस ज्यादा थी, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग इस तरह होते हैं जो दोनों ट्रेड्स को शो करते हैं, सम रिमेन मार्जिनल पर्सन, ठीक है, जो दोनों ट्रेड्स को शो करते हैं, एक कंडीशन में होते हुए एक ट्रेड्स को शो करते हैं, दूसरे कंडीशन में होते हुए दूसरे ट्रेड्स को शो करते हैं।
इसके साथ साथ हमारा लोकल सेंस भी डेवलप होता है, ठीक है, कि हम अपने बारे में, लोगों के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, हम अपने लोकेलिटी के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, हम अपने लोकल कल्चर के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। तो एसिमिलेशन से ये होता है कि हमारी जो सेंस की डेवलपमेंट होती है, हमारी जो आइडियाज की डेवलपमेंट होती है, वो काफी रिफाइंड होती है, वो डीपली रूटेड हो जाती है, ठीक है। इट टेक्स प्लेस यूजुअली इन स्मॉल ग्रुप्स। जैसे आपने देखा होगा, स्मॉल ग्रुप्स मर्ज एंड फॉर्म इनटू अ न्यू ग्रुप, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो एसोसिएशंस होते हैं, ठीक है, हमारे एसोसिएशंस क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो मर्ज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस हमारे सामने आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने क्या किया, उन छोटे एसोसिएशंस को मर्ज किया और बड़ा एसोसिएशन बनाया, ठीक है। तो ज्यादा छोटे छोटे ग्रुप्स आपस में मिलकर बड़े ग्रुप्स बन जाते हैं, बड़े ग्रुप्स में मिलकर और बड़े ग्रुप्स बन जाते हैं। तो एसिमिलेशन का प्रोसेस इस तरीके से होता है, ठीक है। न्यू मेड्स एडजस्ट टू अवॉइड कंफ्लिक्ट। इसका एक ये इसलिए भी होता है कि भाई जो कंफ्लिक्ट होता है, जो डिफरेंसेस होते हैं, जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं, उस कंफ्लिक्ट को खत्म करने के लिए जो है ना एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। जैसे हस्बैंड और वाइफ होते हैं, when they get married, so they have differences of opinion। उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, उनकी थिंकिंग अलग होती है, उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स अलग होते हैं, उनकी ब्रॉट अप नॉरिशमेंट और सोशलाइजेशन अलग अलग होती है, तो उनमें डिफरेंसेस होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, एंड दैट एडजस्टमेंट इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। न्यू इंडक्टेड टू जॉब एडजस्ट इन ऑफिस। जैसे आप ऑफिस, इंशाल्लाह मुस्तकबिल में आपकी जॉब होगी, ठीक है, तो आप जब ऑफिस में जाएंगे तो ऑलरेडी वहां पर कुछ लोग मौजूद होंगे, और आप जब वहां पर चले जाएंगे तो आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग माइंडसेट होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करोगे, आप भी उस माहौल में अपने आप को डालना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो जिस तरह आप अपने आप को उस माहौल में डालना शुरू करोगे, एक वक्त आएगा कि आप बिल्कुल उन्हीं के माहौल में डल जाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, एसिमिलेशन का प्रोसेस है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। क्लियर फॉर्म्स ऑफ एसिमिलेशन। ओके, देन वी हैव गॉट फैक्टर्स। इसमें कुछ फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, जिसका बड़ा अहम किरदार होता है हमारे एसिमिलेशन के प्रोसेस में। सबसे पहला हेरिडिटी का, कि यार यूजुअली इस तरह होता है, जब हस्बैंड एंड वाइफ डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान होता है और जब बेबीज पैदा होते हैं, तो वो बेबीज में दोनों के ट्रेड्स क्या हो जाते हैं। जैसे इंसान में हम बायोलॉजिकली पढ़ते हैं कि उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि 23 के पेयर में मौजूद होते हैं। तो जब इनके दरमियान हेरिडिटी फैक्टर्स होता है, तो कुछ फैक्टर्स वालिद की तरफ से आ जाते हैं, कुछ फैक्टर्स वालदा की तरफ से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, उसके दरमियान एक बायोलॉजिकल एसिमिलेशन हो जाती है। इसी तरह फिर लाइफ लाइफ जब वो अपनी गुजार रहे होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान में जो आइडियाज होते हैं, ठीक है। ओके, आई एक्सप्लेन। तो हेरिडिटी का फैक्टर बड़ा आ जाता है, इन द वेरी सेम वे एजुकेशन का बड़ा आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि एक शख्स वो जो बिल्कुल रिलीजियस एजुकेशन हासिल कर रहा होता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना रिलीजियस एजुकेशन के बाद वो साइंटिफिक एजुकेशन की तरफ आ जाता है, तो वो क्या करता है, फिर वो एक ऐसा ओपिनियन डेवलप कर देता है जो कि साइंटिफिक एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन उनका ब्लेंड एक सामने लेकर आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेज लेवल तक हम मेल एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाते हैं तो हम को एजुकेशन हासिल कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारी एजुकेशन में हमारा सेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्लेंड हो जाता है, और जितनी ज्यादा आप एजुकेटेड होते हैं उतने ज्यादा आप एसिमिलेशन अपने आप में लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने इलाकों में देखिए, अगर आप वहां पर एजुकेशन हासिल करते हैं तो आपकी एसिमिलेशन का प्रोसेस इतना तेज नहीं होगा, बहुत स्लो होगा। लेकिन जैसे आप सिटीज की तरफ आते हैं तो वो एसिमिलेशन मजीद बेहतर हो जाता है। आप आउट ऑफ प्रोवेंस चले जाते हैं, पंजाब में तालीम हासिल करते हैं, तो वहां पर आप न्यू चीजों को सीखते हैं, नए मतलब आपके नॉर्म्स एंड वैल्यूज चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो और इसी तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता जब आप यूरोपियन कंट्रीज की तरफ चले जाते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको क्या होता है, जो नैरो विजन होता है वो ब्रॉड होना शुरू हो जाता है। तो हेरिडिटी और एजुकेशन, ये दोनों जो है ना एसिमिलेशन के प्रोसेस पे बड़ा असर पड़ते हैं। इसके साथ साथ यंग पीपल और यूथ बड़ा असर रखते हैं, क्योंकि यूथ वो बहुत जल्दी इंस्पायर्ड होते हैं, वो टेक्नोलॉजी यूज भी करते हैं, वो टेक्नोलॉजी को प्रमोट भी करते हैं, वो टेक्नोलॉजी का फायदा भी उठाते हैं, वो टेक्नोलॉजी को इन्वेंट भी करते हैं, उसको इनोवेट भी करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यूथ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सोशल चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी एसिमिलेशन का प्रोसेस, जितनी ज्यादा यूथ होगी उतना ज्यादा एसिमिलेशन आपके माशरे में देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। एंड देन
इंटीमेट सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, इंटरेक्शन होते हैं। इंटीमेट सोशल इंटरेक्शंस की मतलब किस लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, ठीक है, किन के साथ आपके ब्लड टाइज हैं, किसके साथ आप फॉर एग्जांपल किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, ठीक है, आपके इंटीमेसी किन के साथ है, आप फिजिकली किन के साथ इंटैक्ट हैं। तो इनका भी बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। ज्यादातर आपने देखा हो ना कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो जिस किस्म के लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं वही चीजें आपकी पर्सनैलिटी में और आपके लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ मीडिया और ग्लोबलाइजेशन का बड़ा असर पड़ता है। देखिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें एक क्लिक पर किसी भी जगह का हमने कल्चर के बारे में स्टडी करना है, हमने किसी के कल्चर को मालूम करना है, हमें किसी के लाइफस्टाइल को मालूम करना है, हमने किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को देखना है, हमने नॉर्म्स एंड वैल्यूज को देखना है, हमने कोई भी चीज को डिस्कवर करना है, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज हासिल करना है, तो हम क्या करते हैं, हम इनफैक्ट मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे विद इन फ्यू मिनट्स हमारे पास सारी नॉलेज आ जाती है, तो हम एसिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ रुकावटें भी होती हैं एसिमुलेशन के प्रोसेस में। सबसे पहला हिंड्रेंस जो है वो है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब है तासुब। अक्सर क्या होता है, ये मैंने आपको एथनोसेंट्रिज्म और जीनोसेंट्रिज्म में बताया कि हम अक्सर क्या होते हैं, हम प्रेजुडिस रखते हैं, हम तासुब रखते हैं, हम बायसनेस रखते हैं, ठीक है। जब हम अपने चीजों को ज्यादा फौकियत देते हैं, हम अपनी चीजों को ज्यादा अच्छा कहते हैं और दूसरी की चीजों को हम बुरा कहने लगता है, तो फिर इस सूरत में हमारे पास एसिमिलेशन नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर दो लैंग्वेजेस वाले, दो डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले और आपस में शादी कर लें और वो हमेशा एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहे और इस चीज को करते रहे कि मेरे घर में मेरी जुबान चलेगी, और दूसरा फीमेल कहे कि मेरी जुबान चलेगी, या मेरे बच्चा मेरी जुबान बोलेगा, दूसरा कहते हैं मेरे बच्चा ये मेरी जुबान बोलेगा। तो इस प्रेजुडिस की वजह से क्या हो जाता है, जो एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो हो जाता है या ना होने के बराबर होता है, ठीक है। और डिफरेंसेस ऑफ टू कल्चर भी बड़ा जो है ना किरदार अदा करते हैं एसिमिलेशन के प्रोसेस में। अगर वो अच्छा मतलब उसमें डिफरेंसेस कम होते हैं तो एसिमिलेशन का प्रोसेस जल्दी हो जाता है, और अगर उसमें एसिमिलेशन के मतलब डिफरेंसेस ज्यादा होती हैं तो फिर वो एसिमिलेशन का प्रोसेस स्लो होता है। इसी तरह स्टेटस का भी बड़ा किरदार होता है, ठीक है, कि आपका स्टेटस क्या है, आपका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, आपका सोशल स्टेटस क्या है। उस स्टेटस की बुनियाद पर भी आपका, फॉर एग्जांपल एक शख्स है जिसने आज तक कोई होटलिंग नहीं की है, कहीं पर वो गया नहीं है, उसने बाहर लोगों के साथ उठा बैठा नहीं हो, तो लाजमी बात है एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो वो कभी भी एसिमिलेशन के प्रोसेस को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक शख्स एक्सट्रोवर्ट है, जो सोशल है, जो उठता बैठता है, जो मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ आइडियाज को एक्सप्लोर करता है, मुख्तलिफ जगहों को डिस्कवर करता है, मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ पीपल में बैठता है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, अगर एक शख्स बहुत लो बैकग्राउंड से है, बहुत लो एजुकेशनल वो रखता है, बिल्कुल तालीम याफ्ता है ही नहीं, तो ऐसी सूरत में वो क्या करते हैं, वो कभी भी एग्जामिनेशन के प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और रिलीजियस डॉगमास बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। हमारे रिलीजियस डॉगमास कभी हमें एक्सेप्ट करने देते हैं, कभी नहीं देते, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे ज्यादातर जो एनजीओ या आई एनजीओ पर जो क्रिटिसिज्म आता है वो ज्यादातर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आता है, क्योंकि हमारे रिलीजियस डॉगमास इतने स्टॉन्च होते हैं, इतना ज्यादा डीपली रूटेड होते हैं हमारे पर्सनैलिटी में, हमारे लाइफस्टाइल में, कि हमें वो आसानी से दूसरी चीजों को एक्सेप्ट करने नहीं देते। तो इस वजह से एसिमिलेशन का प्रोसेस गलत हो जाता है, ठीक है, या बहुत स्लो हो जाता है। सो आई होप यू ऑल गॉट इट, फैक्टर्स एंड हिंड्रेंसेस एज वेल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। देखिए क्लाइमेट चेंज का भी बहुत असर पड़ता है एसिमिलेशन में। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मुल्तान में था, तो मैं कोल्ड रीजन वाला शख्स अगर समर रीजन में चला जाता हूँ तो मेरे लाइफस्टाइल पे बड़ा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं मकरान या तुर्बत वाले शख्स को अगर मैं जियारत भेज देता हूँ तो वहां पर आहिस्ता आहिस्ता शुरू में वो क्या करता है, वो कन्फ्लिक्ट में आता है, उस इन्वायरमेंट के साथ कंफ्लिक्ट में आता है, लेकिन आहिस्ता 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 फिर उस इलाके की जुबान, उस इलाके का जो कल्चर होता है वो उसको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक मुल्तान में जब था तो मैं किसी से, एक शख्स से मैं उसका कांटेक्ट नंबर ले रहा था, तो मैंने कहा आप अपना कांटेक्ट नंबर बताएं। तो उसने मुझे कहा कि 0300 पूरा, 0300 पूरा। अभी मैं हैरान हुआ कि यार ये मुझे क्या कह रहा है। मैंने कहा सॉरी, मुझे कहते हैं 0300 पूरा। मैं हैरान हुआ कि यार ये क्या कहना चाह रहा है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि यार ई सेइंग 0300, 0300,
तो फिर मुझे पता चला कि यार अच्छा अच्छा यहाँ पर लोग जो है ना इस तरह कहते हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से हम ऑफिस में काम कर रहे थे, तो मुझे पेन की जरूरत थी, तो मैंने कहा यार मुझे पेन दे दो, या किसी और शख्स को जो है मुझे कहता है यार पेंसिल दे दो, तो मैंने उसको पेंसिल दे दी, मुझे कहता है यार कच्ची पेंसिल नहीं पक्की पेंसिल चाहिए। तो मैं हैरान हुआ कि यार ये कच्ची और पक्की पेंसिल क्या है। तो उन्होंने मुझे कहा कि कच्ची पेंसिल पेंसिल को कहते हैं और पक्की पेंसिल पेन को कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट का भी बड़ा असर पड़ता है कि मिसाल के तौर पर आपकी थिंकिंग पर, अभी आप गर्म इलाके वालों को देखें तो वो स्किनी होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन गुस्से के बहुत ज्यादा तेज होते हैं। तो अगर एक कोल्ड रीजन वाला जब वहां पर चला जाता है तो शुरू में तो वो कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन में आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं का खाना पीना खाकर, उन्हीं का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके आहिस्ता आहिस्ता फिर वो भी रिजिडिटी अपने बिहेवियर में लाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स दरिया या समंदर के किनारे रहता है, तो वो हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे, चाहे वो जितना जिस बैकग्राउंड से भी हो, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यार वो भी मेहमान नवाज होगा। जिस तरह दरिया समंदर जो है ना इररिस्पेक्टिव कि किसी कोई किस इलाके का है उसको जो है ना फैसिलिटेट करता है, कैसा है ना, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता समुद्री इलाके में या दरियाई इलाके में जब होता है तो वो देखता है कि यार ये पानी जब हर इलाके से गुजरता है उसको सैराब कर देता है, उसमें ग्रीनरी लेकर आता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इस इलाके के लोग ज्यादा दरिया दिल होंगे, वो भी जेनरस होंगे। तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर पड़ता है। आई होप यू गॉट इट। It means that adjustment of one's to his or her environment, but heredity depends. Yes, heredity also depends, environment also depends, your education level also depends, your social change element also depends, आपका मीडिया आप कितना जो है ना एक्सपोज है टेक्नोलॉजी में, ये तमाम चीजें मैटर करती हैं। आई होप यू ऑल गॉट इट। एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? सो दिस सेशन आई शैल एंड हेयर। ठीक है, जैसे ही हम नेक्स्ट हाफ स्टार्ट करेंगे फिर उसमें हम अपना नेक्स्ट जो अकल्चरेशन का प्रोसेस है उसको हम पढ़ेंगे। सो आई होप इट्स क्लियर। सो सी यू ऑल इंशाल्लाह आफ्टर द ब्रेक ऑफ 10 minutes। टिल दैट,